नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। ये दौर वाकई अजब गजब है। आरक्षण पर जान की बाजी लगाने की बात भी हो रही है और इन सब के बीच परिजनों से मिलकर गीता पहुंच तो गई वतन, लेकिन वो चली जाएगी इंदौर। क्यों, दिखाएंगे दस्तक में आज खास तौर पर। लेकिन शुरुआत में 3 तस्वीरें जो बहुत सारी स्थितियों को बखा करती है। एक तरफ सीजफायर का उल्लंघन लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने विदा कर दिया गीता को, जाओ वतन, अपने परिजनों के पास जाओ। और इन सब के बीच भूकंप कुछ ऐसा आया कि 132 लोगों की मौत सिर्फ पाकिस्तान में हो गई है। यह एक स्थिति है इन 3 तस्वीरों के आसरे। आइए दस्तक में इसे भी परखने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा इन सारी चीजों पर चलते हैं आपको दिखाने के लिए कि दस्तक में कौन सी तस्वीरें हटे तो हम आए। हाँ जी, सबसे पहले भूकंप का मतलब होता क्या है। भूकंप का मतलब दरअसल एक खौफ, एक थर्राहट। हम आपको दिखाते हैं 500 बरस पहले एक इमारत ना कहिए, उसे कहिए एक ऐसे फोर्ट के तौर पर उसकी मौजूदगी। पहले क्या था, अब क्या था। यह दरअसल भीमगढ़ का किला है। जम्मू से तकरीबन 64 किलोमीटर की दूरी पे रसई में यह है और यह आज का नहीं, 500 बरस पुराना है। और इसने दिखा दिया कि दरअसल किस तरीके से ये भूकंप आया और इसने किस तरीके से ढा दिया। तकरीबन 150 मीटर ऊंची ये दीवार है जो ढह गई। लेकिन ढई तो उस समय लोगों के जहन में क्या हो रहा। कश्मीर के बारामूला इलाके में हम आपको दिखाते हैं क्या हुआ होगा। पूरी धरती हिल उठी थी और उन सब के बीच सवाल सिर्फ पेड़ों के हिलने या तारों के हिलने भर का नहीं था। लोगों की धड़कन इतनी तेज बढ़ गई कि वो लोग जमीन पर बैठ गए, जमीन हिल रही थी। अब आप कल्पना कीजिए जिन जगहों पर भूकंप आया होगा या जो जगह उस ग्राउंड जीरो से सबसे नजदीक होंगे, जो जहां पर केंद्र था, वहां की कल्पना कीजिए। हिंदू कश का इलाका, उस इलाके से अगर मानचित्र पर नापना शुरू कीजिएगा तो काबुल वहां से तकरीबन 270 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वो इलाका जद में था। उस जगह पर अफरा तफरी ऐसी मची कि उस पूरे इलाके में तकरीबन 32 लोगों की मौत हो गई। काबुल में 17 लोगों की मौत हुई। जर्म का इलाका, उसके बाद की स्थिति में आइएगा तो पेशावर में 32 मौत हुई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है अलग अलग जगहों से, हर जगह की स्थिति जबरदस्त थी, पूरी जमीन हिल रही थी। पेशावर से आगे अगर देखिएगा तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, वहां से छन छन कर खबर आ रही है। 27 मौत की खबर आ चुकी है। वहां पर कितनी बड़ी तादाद में नुकसान हुआ इसकी जानकारी नहीं आई, लेकिन समूचे पाकिस्तान में 132 मौत हुई है, 390 घायल हुए हैं। ये वैसी जगहों पर भूकंप, हिंदूकश का इलाका अगर था तो वो ऐसी जगह से था जहां से खबरें आने भी मुश्किल हो रही है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ये बताना जरूरी है कि दरअसल यहाँ पे एक तरह की थर्राहट महसूस की गई और इस थर्राहट का मतलब ये था लोग में अफरा तफरी मच गई और लोग सड़कों पर आ गए। दिल्ली का जिक्र हमें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 2 महीने पहले ही, अगस्त के महीने में ही, हाई कोर्ट में एमसीडी मामला लेकर गया था और उसने सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसने बताया था कि दरअसल अगर दिल्ली में 7 रेक्टर स्केल पर 7 के हिसाब से भूकंप आ जाए तो 90% आबादी दिल्ली की खत्म हो जाएगी, 3 लाख खत्म हो जाएंगे। इसका जिक्र अदालत की तरफ से भी किया गया था। ये एक स्थिति दिल्ली की, लेकिन तब किसी ने चिंता व्यक्त नहीं की। आज भूकंप आया तो इसकी चिंता करनी पड़ती है। ये एक स्थिति देश के भीतर की भी है। लेकिन इन सब के बीच गीता लौटी। और चेहरे की यह खुशी घर से ज्यादा वतन लौटने की, क्योंकि माँ बाप तक तो अब भी गीता नहीं पहुंच सकी क्योंकि अभी डीएनए टेस्ट होना बाकी है। लेकिन इस मासूम खुशी ने इस सच को जतला दिया कि जिस दौर में गीता गलती से सरहद पार पहुंची, उस दौर में उम्र कच्ची थी, यादें मासूम। लेकिन आज जब गीता वापस अपनी सरजमी पर पहुंची तो बचपना उम्र लांघ चुका है और गीता में इतनी समझ आ चुकी है कि उसकी वापसी के सफर का मतलब है क्या। देशवासियों ने भी गीता का खुले दिल से स्वागत किया। नाच गाना, ढोल बताशे। जो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सका
उन्होंने टेलीविजन के जरिए ही गीता की पहली तस्वीर को देखा। यही बेताबी थी जानने की, समझने की कि उसके चेहरे की खुशी क्या बयां करती है, क्योंकि वह बोल नहीं सकती। और इन सब में सबसे ज्यादा खुश थी बिल्किस बानो, जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद बन गई थी, गीता। पाकिस्तान ने भारत गीता को छोड़ने आई इदी फाउंडेशन की बिल्किस ने गीता की जो कहानी सुनाई, उसने कईयों की आंखें छलका दी। लाहौर में सताती थी ना, भागने की कोशिश, बच्चा भागने की कोशिश करता है कि मैं बाहर निकलूं, मेरा घर मिल जाए। लेकिन मेरे को लड़कियों ने बोला कि हमारी तो नौकरी चली जाएगी, तो इसको ले जा। मैं इसको ले गई, कराची आ गई। कराची में भी हमारे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेंटर है, वहाँ रही, तो वहाँ भी इसकी किसी के साथ नहीं बनी। बस वही कोशिश थी कि मैं निकल जाऊँ और मेरा घर मुझे मिल जाए ना। तो मेरे पास 7 साल रही है और हमने लीड लगा ली थी इंडिया की, तो इतनी खुश होती थी अपना प्रोग्राम देख के। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ गीता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। सुषमा ने गीता को भारत लाने के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा दिया और 2 बातें साफ कर दी। पहली, गीता ने भारत में अपने परिवार को नहीं पहुंचाना, और दूसरी, गीता फिलहाल इंदौर के प्रतिष्ठित मूक बधिर केंद्र में रहेगी। आज जब हमने महतो दंपति को और 3 भाई भी आए थे, उनको गीता के सामने किया, तो अभी गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं। तो हमने तय किया है कि अभी हम गीता को मोनिका के साथ इंदौर की संस्था में भेजेंगे। तो गीता हिंदुस्तान लौट चुकी है, आंखों में एक नए ख्वाब संजोए, कुछ करने और कुछ बनने के इरादे के साथ। पहले इन्होंने बोला कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, यहाँ बहुत खुश हूँ। बाकी मैं इनको पूछी हूँ, पर अभी तक कुछ न कुछ काम जरूर करूंगी और यही रहूंगी, ऐसा इनका कहना है। गीता और उसके परिवार वालों के डीएनए टेस्ट का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, तो जाहिर है गीता की भावी जिंदगी के बीच डीएनए टेस्ट का रिजल्ट एक अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज अपने मुल्क में गीता को वो हर खुशी मिलेगी जिसकी वो हकदार है। और आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने गीता से मुलाकात कर ये संदेश तो दे ही दिया, गीता देश की बेटी है। गीता देश की बेटी है, लेकिन इन सब के साथ आज बहुत सारे सवाल इस बात को लेकर हुए, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो कड़वाहट है वो पिघलेगी, बर्फ जमी हुई पिघलेगी? कहा गया जी नहीं, आज इस पे बात ना कीजिए। लेकिन अजीबोगरीब संयोग देखिए, आज भूकंप जब आया तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ट्वीट, उसके बाद बातचीत की नवाज शरीफ से और कहा कोई मदद चाहिए तो मदद देने के लिए तैयार है। इस बात का जिक्र उन्होंने ट्वीट में भी किया। तो इसका मतलब यह है कि मानवीयता और दर्द के आसरे 2 देशों के संबंध होते हैं, लेकिन सियासत के आसरे कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट का मिजाज दूसरे रूप में देखिए। दरअसल दोनों की जेलों में कितने लोग बंद हैं? पाकिस्तान की जेल में 526 भारतीय बंद हैं और भारत की जेल में 385। लेकिन इन सब के बीच आज भारत की तरफ से यह सवाल उठा कि जो भी वहां पर कोई अपंग है, कोई इस रूप में, हम उनके लिए बातचीत करने को तैयार है। लेकिन एक दूसरा सवाल, गीता यहां आई, पिछले कई महीनों से इस बात को लेकर चल रही थी माँ बाप कौन है। अजीबोगरीब स्थिति थी। आज एयरपोर्ट के ठीक बाहर जो भाई होने का दावा कर रहा था उसकी आंखें नम थी, और जो इंदौर के जिस जगह पर गीता रहेगी वहां जश्न था। इसके मतलब क्या है? ये नाच गाना इंदौर के उस मुक्त बधिर संस्थान का है जहां गीता जा रही है। मैं नहीं पाया हूँ, लेकिन झलक से देख पाया हूँ। उससे एहसास होता है कि मेरी बहन। और एयरपोर्ट के बाहर खड़ा ये वो लड़का है जो खुद को गीता का भाई मानता है, और ये वो बुजुर्ग शख्स हैं जो गीता को अपनी बेटी कहते हैं। जो जमीन था, रहने वाला घर, वो बेच करके उसको मैं 2.5 साल तक ले खोजते रहे। यानी एक तरफ बहन बेटी से मिलने, घर ले जाने की तड़प जो डीएनए टेस्ट के परिणाम आने तक अटकी है, और दूसरी तरफ इंदौर का वो संस्थान, उसका जश्न जहां मूक बधिर बच्चे, युवाओं को रखा जाता है। तो पहला सवाल यही कि माँ बाप को इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई को बहन या पिता को बेटी आज मिल जाएगी। लेकिन इंदौर के संस्थान को पहले से यह जानकारी थी कि गीता भारत आने के बाद इंदौर ही जाएगी, इसीलिए वहां जश्न उनके आने से पहले ही शुरू हो गया। और जैसे ही गीता आई वैसे ही बिहार चुनाव के बीच गीता को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी ने माना। सुशील मोदी ने कुछ इस तरीके से ट्वीट किया, 15 साल पहले समझौता एक्सप्रेस से
सफर के दौरान भटक कर पाकिस्तान पहुंची बिहार की मुक्त बधिर बेटी गीता केंद्र सरकार के प्रयास से आज सकुशल भारत लौट रही है। क्या नीतीश कुमार इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई नहीं देंगे? जाहिर है चुनाव है और फिर गीता वतन लौटी है, तो क्यों ना चुनाव से भी इसे जोड़ दिया जाए और सियासत के नाम पर सियासी महाभारत की बिसात भी बिछा ही दी जाए। तो यह एक देश का नजारा है। लेकिन इन सब के बीच आज एक अच्छी खबर और आई। इंडोनेशिया के बाली में सिडनी से आ रहा छोटा राजन पकड़ में आ गया। अंडरवर्ल्ड के भीतर इन सारी खबरों को लेकर धमाचौकड़ी मच गई, हड़कंप मच गया। देश के भीतर भी बहुत सारे सवाल, लेकिन हर जुबान पे सिर्फ एक सवाल, छोटा राजन पकड़ में आया है, दाऊद आएगा या नहीं आएगा? इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार छोटा राजन की इस तस्वीर ने समूचे अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी, क्योंकि यह सवाल बड़ा हो गया, क्या छोटा राजन का धरा जाना एक बड़ी कामयाबी है या फिर दाऊद इब्राहिम को पकड़ने से पहले छोटा राजन एक सिरा है जो भारत के हाथ लग गया है और इसके आसरे दाऊद के अंडरवर्ल्ड खेल को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, क्योंकि दाऊद और छोटा राजन के बीच सबसे बड़ी लकीर इन धमाकों ने खींची थी। मुंबई का 93 का ब्लास्ट, झटके में अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन इन धमाकों के बाद अलग ही नहीं हुए, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी हिंदू मुस्लिम की लकीर खिंच गई। तो एक वक्त दाऊद का शार्प शूटर छोटा राजन दाऊद से अलग हो गया, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों की तलखी ने साफ कर दिया कि दोनों दुश्मन हैं और जानते हैं कि जिंदा रहने तक दुश्मनी जारी रहेगी। या तो मुझे कुछ नहीं होता या मुझे कुछ नहीं होता, ये तो चलिए चलते आओ। दरअसल छोटा राजन दाऊद को इतने करीब से जानता है कि उसे दाऊद के हर गैर कानूनी काम के बारे में पता है। यह भी पता है वो कब कहां किससे मिलता है, किसके साथ जाता है, या कहें दुश्मन की हर चाल पर छोटा राजन अभी तक नजर रखता रहा है। इसीलिए भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो चला है कि क्या वाकई छोटा राजन के जरिए वो दाऊद तक पहुंच सकती है। और साल भर पहले जब आज तक ने छोटा राजन से पूछा था कि मैच फिक्सिंग में उसकी और दाऊद की क्या भूमिका है, तो उसने क्या कहा? जो मेरे नॉलेज में है, ये टाइगर और शकील के अंदर पूरे इन्वॉल्व है। ये सब जानते हैं कि दाऊद को आईएसआई की मदद मिलती है, लेकिन छोटा राजन को अफसोस है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कभी उसकी मदद नहीं की। अलबत्ता निजी तौर पर कई अधिकारी मदद करते हैं, ये बात उसने मानी जरूर। पर्सनली कुछ लोगों ने, मतलब पर्सनल, उसमें कोई एजेंसी, सारी की सारी एजेंसी हमको साथ देती है, ऐसा कुछ लोग हैं जो देशभक्त हैं, जो मतलब वो करते हैं ना। दरअसल 1.25 साल पहले आज तक से छोटा राजन की इस बातचीत में कई बातें निकल कर आई, जिसमें यह भी कहा गया कि दाऊद गल्फ में है। हालांकि किस देश में ये नाम नहीं बताया गया। छोटा राजन तो ये कहने से भी नहीं हिचका कि आज भी मुंबई में उसके पॉलिटिकल लिंक है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पॉलिटिकल लिंक है, इसीलिए तो आज हमारे ऊपर 800 एफआईआर। हालांकि बातचीत में छोटा राजन ने यह भी कहा कि पत्रकार जेडे की हत्या उसने नहीं कराई, और यह भी माना भले वो कहीं रहे लेकिन अपने बीवी बच्चों से रोज बात करता है। उसको मैंने मारा ही नहीं है, जो इंटरव्यू वो मैंने दी ही नहीं है वो। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई छोटा राजन के जरिए दाऊद तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि याद कीजिए 15 बरस पहले बैंकॉक में दाऊद के शूटर ने छोटा राजन पर निशाना साधा था, और उसके तुरंत बाद छोटा राजन ने कराची प्लान दाऊद के खिलाफ बनाया था। इस प्लान जहाँ भी ये आने वाला था, जिसके घर के उधर ही वो दरगाह में आता था, वहां पर। दरअसल ये बातचीत एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये आज तक के साथ एक आखिरी बातचीत है, जो कि गिरफ्तारी से ठीक पहले की 1.5 साल पहले बातचीत टेलीफोन पर हुई थी, जिसके अंश हम आपको बतला रहे थे कि इसीलिए बात सवाल है कि क्या दाऊद इब्राहिम तक पहुंचाने का रास्ता छोटा राजन बनाएगा। क्योंकि 93 के ब्लास्ट ने दरअसल वाकई अंडरवर्ल्ड को भी 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। ये स्थिति हुई थी इस देश के भीतर। अब सवाल है कि देश की सियासत पर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए लिए चलते हैं आपको पहली बार इस देश के भीतर आरक्षण को लेकर। हर किसी को याद हो कि किस तरह से छात्रों ने आंदोलन किया था इस देश में, लेकिन नेता करेंगे उसमें भी एक तरफ पूर्व सीएम और दूसरी तरफ पीएम। सुन लीजिए। बिहार में सिर्फ लालू प्रसाद यादव या नरेंद्र मोदी आमने सामने नहीं खड़े हैं, बल्कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसपे लालू प्रसाद यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, दोनों ने कुछ अपने अपने तरीके से जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा उछाला वो अपने आप में जबरदस्त है।
जबरदस्त इसलिए क्योंकि जब संघ के मुखिया मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर सवाल उठाया तो लालू प्रसाद यादव ने कुछ इस तरीके से जान देने की बात कही। और आज प्रधानमंत्री ने आरक्षण के लिए जान देने वालों पर ही आरक्षण में सेंध लगाने का आरोप मढ़ते हुए खुद ही आरक्षण के लिए जान की बाजी लगाने का ऐलान कर दिया। रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा, मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। तो क्या आरक्षण का सवाल बिहार चुनाव में इतना बड़ा हो चुका है कि हर कोई आरक्षण के लिए जान की बाजी लगाने का जिक्र करे, चाहे वो बिहार के पूर्व सीएम हो या मौजूदा पीएम? जबकि संविधान बनाने वालों ने तो यही माना और संसद ने भी यही सोचा कि आरक्षण के जरिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा, वह भी शुरुआत में 15 साल के भीतर। लेकिन यह किसी को कहां पता था कि 70 बरस बाद आरक्षण के जरिए जातीय राजनीति वोट बैंक के मैदान में सबसे धारदार हथियार बन चुकी होगी। और पूर्व सीएम से लेकर पीएम तक इस बात का जिक्र करेंगे कि हम जान की बाजी लगा देंगे, और इस बात का भी जिक्र करेंगे कि वह किस जाति से आते हैं, यानी पिछड़ेपन का खुला इजहार उन्हें करना पड़ेगा और ये गर्व की बात होगी। जिस घर में पैदा हुआ हूं, अति पिछड़ा होने का क्या कष्ट होता है वो मैंने जिया है। मैं गरीब मां की कोख से पैदा हुआ हूं, मैं चाय बेचते बेच के बड़ा हुआ हूं। या फिर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म के नाम पर आरक्षण का सिक्का उछालकर एक ऐसा दांव चला है जिससे न सिर्फ संघ के मुखिया मोहन भागवत का बयान हर कोई भूल जाए, बल्कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक के बीच आरक्षण के नाम पर एक लकीर भी खिंच जाए। तो इंतजार कीजिए अगले सिक्के का या इसके असर का। आज मुझे षड्यंत्रों को खुला करना